नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड के आर्थिक भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक भूगोल, परिभाषा, प्रकृति व विषय क्षेत्र। सबसे पहले देखते हैं आर्थिक भूगोल की परिभाषा। आर्थिक भूगोल अध्ययन का वह क्षेत्र है जो पृथ्वी तल पर मिलने वाली आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक भिन्नता का अध्ययन करता है। अर्थात आर्थिक भूगोल में हम पृथ्वी तल पर जो मिलने वाली विभिन्न आर्थिक क्रियाएं हैं और उन आर्थिक क्रियाओं के स्थान विशेष पर क्या भिन्नता है उनका अध्ययन करेंगे। ये जो विभिन्नता है ये विभिन्न भौगोलिक कारकों के प्रभाव से स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर दिखाई देती है। क्योंकि विभिन्न भौगोलिक कारक के स्थान विशेष पर अलग अलग होते हैं, इसलिए ये आर्थिक क्रियाएं भी स्थान विशेष पर भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार ये पृथ्वी तल की स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन आर्थिक क्रियाओं के निर्धारण के रूप में प्रस्तुत करती है। आर्थिक भूगोल का विकास प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत तीव्र गति से हुआ और 20वीं सदी के तृतीय दशक में यह भूगोल की एक स्वतंत्र शाखा बन गई थी। अब हम आर्थिक भूगोल की परिभाषा देखते हैं डीएम स्मिथ के अनुसार। डीएम स्मिथ के अनुसार आर्थिक भूगोल आर्थिक प्रक्रियाओं की स्थानिक अभिव्यक्ति का अध्ययन है जो वैकल्पिक स्थानों में वैकल्पिक उद्देश्यों हेतु संसाधनों का आवंटन करता है। अब देखिए आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है। तो आर्थिक क्रियाओं में हम उत्पादन में देखें तो उत्पादन के तौर प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं और पंचमक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। प्राथमिक क्रियाओं में निर्वहन, कृषि, पशुचारण, वानिकी, खनन, मत्स्यन इनको शामिल किया जाता है। द्वितीय क्रियाओं में उद्देश्यपरक कृषि, व्यापारिक पशुपालन, उद्योग, विनिर्माण, निर्माण इनको शामिल किया जाता है। तृतीय क्रियाओं की बात करें तो तृतीय क्रियाओं में सेवाएं, व्यापार, परिवहन, संचार इनको शामिल किया जाता है। चतुर्थक क्रियाओं में वित्त, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, प्रशासनिक सेवाएं और सरकारी नौकरशाही को चतुर्थक क्रियाओं में शामिल किया जाता है। पंचमक क्रियाओं में उच्च स्तरीय प्रबंधन, कार्यकारी प्रशासनिक स्थिति चाहे निजी हो या सरकारी हो, वैज्ञानिक शोध और विभिन्न प्रकार की जो विकास सेवाएं। ये उत्पादन के आधार पर अब विनिमय परिवहन एवं वितरण सेवाएं। परिवहन एवं वितरण सेवाएं विभिन्न प्रकार की जैसे माल भाड़ा परिवहन, परस्पर संपर्क से या दूर संचार पर जिन सेवाओं का और या विचारों का विनिमय होता है, सवारी परिवहन, गोदाम, खुदरा और थोक व्यापार ये विनिमय में आते हैं। उपभोग यानी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यापार करता है, वस्तु या सेवाओं का जो उपयोग करता है उसी को उपभोग कहते हैं। अब हम देखेंगे आज आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र, यानी आर्थिक भूगोल में हम किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे। तो आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में इसके विषय क्षेत्र में मानव की आर्थिक गतिविधियों का वितरण, यानी उनका वितरण, जो आर्थिक गतिविधियां उनका वितरण कैसा है और वितरण के विभिन्न प्रतिरूप की क्षेत्रीय विभिन्नताएं यानी क्षेत्र विशेष में क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती है उनके वितरण प्रतिरूप में, उन पर प्रकाश डालने वाले कारकों और प्रतिक्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है। आर्थिक क्रियाकलापों के वितरण का अध्ययन। आर्थिक भूगोल में जो आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं उनका वितरण किस प्रकार से है इसका अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल के अध्ययन में हम इसके वितरण प्रतिरूप को शामिल करते हैं क्योंकि इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यद्यपि आर्थिक भूगोल में केवल उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो भूतल पर प्रकट होती है, ठोस रूप में दिखाई देती है। अर्थात जो आर्थिक क्रियाएं भूतल पर अपनी कोई ना कोई छाप छोड़ती है उन्हीं को इसमें शामिल किया जाता है, या जो भूतल पर मूर्त रूप में प्रकट होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो कृषि है, उद्योग, परिवहन, खनन ये ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं जो भूतल पर मूर्त रूप में प्रकट होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो मूर्त रूप ग्रहण नहीं कर पाती है और उन क्रियाओं का भूतल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उन आर्थिक क्रियाओं का भूतल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें राजस्व है, टैक्स है, ये ऐसी आर्थिक क्रियाएं हैं जिनका भूतल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
दूसरा, हम आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन और मात्राकरण का भी अध्ययन करते हैं। यानी आर्थिक भूगोल के अध्ययन में हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी है, जल, जीवीय संसाधन, शक्ति, ऊर्जा संसाधन, खनिज, पशु संसाधनों का मूल्यांकन और मात्राकरण, उस पर विशेष बल दिया जाता है ताकि संसाधनों का पोषणीय उपयोग हो सके। तीसरा, अर्थतंत्र का वातावरण से संबंध का अध्ययन। अर्थतंत्र और प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण का घनिष्ठ संबंध होता है। पर्यावरण का प्रभाव अर्थतंत्र पर पड़ता है, उसी प्रकार से जो इकोनॉमी है उसका भी प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के बीच में जो क्रिया होती है वो बहुत जटिल होती है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कहीं पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना करेंगे तो उसके लिए विभिन्न पर्यावरणीय कारक है, उन पर निर्भरता होगी। जैसे जलवायु, वहाँ पर जल की उपलब्धता, ये मुख्य कारक होंगे जो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना को प्रभावित करेंगे। दूसरी ओर इन सभी कारकों का, और जहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग किया है उसकी कार्यात्मक गहनता का दबाव किस पर पड़ता है? पर्यावरण पर। तो इसलिए ये एक दूसरे के आपस में घनिष्ठ संबंधित है। फिर हम स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। स्थानिक विशेषताओं का आर्थिक भूगोल में विशेषताएं होती है। वृद्ध क्षेत्रों और संपूर्ण विश्व के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों की पृथक विशेषताएं होती है। मानवीय संसाधनों का मात्राकरण और संभाव्यताएं। इतना महत्वपूर्ण स्थान है प्राकृतिक संसाधनों के मात्राकरण और वितरण प्रतिरूप का होता है, उतना ही महत्वपूर्ण मानवीय संसाधनों का मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टि से वितरण है वो भी होता है। इसीलिए हम मानवीय संसाधनों का मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टि से विश्व वितरण भूगोल में। आर्थिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक क्रियाकलाप और प्राविधिकी अंत्यक्रिया और तत्जनित इकोनॉमी के स्वरूप में प्रादेशिक और कालक्रमिक विभिन्नता का अध्ययन भी करना है। आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में सांस्कृतिक, आर्थिक भूदृश्य, आर्थिक उन्नति स्तर, स्थानिक संगठन और प्रादेशिक नियोजन को भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार हमने आज पढ़ा आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में किन किन का अध्ययन किया जाता है।